जुनको फुरुता, एक ऐसा नाम जो आज भी दुनिया को इंसानियत न्याय पर सवाल उठाने के लिए मजबूर कर देता है। उसके बॉडी के प्राइवेट में जलते हुए बल्ब, रॉड्स, बॉटल, बैट स्टिक, कैची, लेफ्ट कुछ हिस्से को काट दिया गया। यहाँ से शुरू होता है जुनको के ऊपर एक दर्दनाक जुल्म और ये सिलसिला 44 दिनों तक लगातार चलता रहा। जुनको फुरुता का जन्म 18 जनवरी 1971 में हुआ था। वो मिसातो साइतामा में अपने माता पिता, छोटे और बड़े भाई के साथ रहती थी। उस वक्त वो सिर्फ 17 साल की थी और याशियो मियामी हाई सेकेंडरी स्कूल में पढ़ती थी। अपनी पढ़ाई के साथ साथ उसने प्लास्टिक मोल्डिंग फैक्ट्री में पार्ट टाइम जॉब स्टार्ट की थी, जिसका केवल एक ही मकसद था, अपने ग्रेजुएशन ट्रिप के लिए कुछ पैसे इकट्ठा करना। जुनको को उसके टीचर्स और उसके क्लासमेट्स बेहद पसंद किया करते थे, क्योंकि वो एक ब्राइट स्टूडेंट और अदर एक्टिविटीज में हमेशा आगे रहती थी। उसके दोस्तों के हिसाब से उसका एक और बड़ा सपना था, और वो सपना ये था कि उसको एक मशहूर आइडियल सिंगर बनना था। उसके स्कूल के कुछ ऐसे चेहरे थे जो उसको बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। उसके स्कूल में एक लड़का था जिसका नाम था हिरोशी मियानो। वो उससे एक तरफा प्यार करता था, या कहें कि जुनको उसकी एक क्रश थी, और इसी वजह से जुनको को उसने कई बार प्रपोज किया था। हालांकि मियानो का प्रपोजल हर बार जुनको ने रिजेक्ट किया। उसके दो बड़े रीजन थे। एक रीजन ये कि जुनको इन चक्करों में पड़ना नहीं चाहती थी, क्योंकि उसको अपने फ्यूचर की चिंता थी, और दूसरा रीजन सबसे बड़ा था, मियानो का बैकग्राउंड। जहां जुनको अपने अच्छे कामों के लिए जानी जाती थी, वहीं मियानो गंदे कामों के लिए जाना जाता था। मियानो एक बदनाम गैंग, इसका नाम है याकुजा। तो मियानो जो है वो इस गैंग का जूनियर मेंबर था। उसका काम चोरी, डकैती, लूटपाट करना, लड़कियों से बदतमीजी और कभी कभी बलात्कार करना भी शामिल था। और कहीं ना कहीं पूरा स्कूल इसके कुकर्मों के बारे में जानता था, क्योंकि मियानो याकुजा गैंग का जूनियर मेंबर था। इस हिसाब से सारे लोग, सारे स्कूल के जितने भी लोग हैं, इवन टीचर्स भी उससे बेहद डरते थे। ना शब्द उसके डिक्शनरी में कहीं से कहीं तक नहीं था। और क्योंकि जुनको ने उसको ना किया, उसका प्रपोजल रिजेक्ट किया, ये बात उससे बिल्कुल भी सहन नहीं हुई। उस दिन के बाद से मियानो जुनको से नफरत करने लगा और एक ऐसा मौका खोजने लगा जिससे वो जुनको से बदला ले सके। 25 नवंबर 1988 की शाम आती है, जब जुनको अपने पार्ट टाइम जॉब से घर को निकल रही थी। उसी दिन मियानो और उसका दोस्त मिनाचो दोनों बाइक पे सवार होकर मिसाचो के आसपास घूम रहे थे। इसी दौरान उनकी नजर पड़ती है जुनको पर, जो पार्ट टाइम जॉब करके अपने घर को निकली थी। मियानो के पास मौका था आज कि वो जुनको से बदला ले, तो वो एक भयानक चाल चलता है और इस मौके को वो हाथ से जाने नहीं देना चाहता था। तभी मियानो ने एक घिनौने चाल की शुरुआत की। मियानो के कहने पर मिनातो जुनको के पास भागता हुआ जाता है और उसकी साइकिल को बहुत तेज लात मारता, जिसके कारण जुनको साइकिल से गिर जाती है जमीन पर। अब क्या होता है कि मियानो हीरो की तरह एंट्री लेता है और जुनको को उठाता है और उसे बोलता है, मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर देता हूँ, ऐसे सुनसान इलाके में तुम्हारा अकेले जाना सेफ नहीं है। जुनको को लगता है कि मियानो शायद उसकी हेल्प करना चाह रहा है, तो वो उस पर भरोसा कर लेती है। लेकिन उस भरोसे का फायदा उठाकर मियानो उसे एक सुनसान जगह ले जाता है, जहाँ पर एक वेयर हाउस होता है। वहाँ पहुंचकर मियानो जुनको को बोलता है कि 2 मिनट रुको, मुझे यहाँ पे कुछ काम है, मैं जरा ये काम खत्म करके आता हूँ, उसके बाद मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर दूंगा। जुनको जो उसको अभी तक मददगार समझ रही थी, उसका वहाँ पे वेट करती है और खड़ी रहती है कुछ देर के लिए। कुछ ही देर बाद एक चेहरा पीछे से सामने आता है, और वो चेहरा होता है ओगुरा का, जो कि है मियानो का दोस्त। जुनको को समझने में देर नहीं लगती कि वो एक भयानक चाल में फंस चुकी है। उस रात मियानो जुनको को टैक्सी से एक होटल लेके जाता है, जहां उसके साथ कई बार बलात्कार करता है।
26 नवंबर को सुबह सुबह मियानो अपने कुछ दोस्तों को बुलाता है कॉल करके पार्क में। जो होटल है उसके पास एक पार्क था, वहाँ पे वो कॉल करके उन लोग को बुलाता है। उस पार्क में जुनको को ले जाता है और उसको धमकी देता है कि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी अभी तो मैं तुम्हारी फैमिली को मरवा दूंगा, तो तुम्हें तो मैं मारूंगा ही, साथ साथ तुम्हारी फैमिली को भी नहीं छोड़ूंगा। तो मजबूरन जुनको को मियानो की सारी बातें माननी पड़ती है और वो मिनाटो जो उसका दोस्त होता है उसको भी एग्री कर लेता है कि हम जुनको को मिनाटो के घर सेकंड फ्लोर में लेके जाएंगे। इसके बाद मियानो और उसके दोस्त मिनाटो, ओगुरा और मियानो ये तीनों मिलकर मिनाटो के घर सेकंड फ्लोर में उसको लेके जाते हैं। मिनाटो का घर उनके लिए एक रहने की जगह नहीं थी से, ये उनका एक अड्डा था जहाँ पे वो लोग दिन रात टाइम स्पेंड करते थे, शराब पीते थे, नशाबाजी करते थे कि जो छोटे मोटे क्राइम उनको अंजाम देना होता था वो इसी घर में आके देते और इसी अड्डे की दूसरी मंजिल पर जुनको को एक कमरे में बंद कर देते हैं। यहाँ से कहानी शुरू होती है जुनको फुरुता की, उन 44 दिनों की जो उसने नरक की तरह जीने। एक लड़की की ऐसी दास्तां जिसमें उसके शरीर का कोई भी भाग नहीं बचता जो लहूलुहान ना हुआ हो, जो जख्मी ना हुआ हो। अगर ये कहानी मैं आपको हूबहू सुनाऊं जो उसके साथ बीती हुई है तो शायद आप मेरी ये आवाज बंद कर देंगे। आज की डेट है 27 1988, यानी कि तीसरा दिन आ जाता है। जुनको के परिवार वाले उसे हर जगह ढूंढते हैं, रिश्तेदारों में, दोस्तों में कॉल करते हैं पर उसका कोई पता नहीं चलता है। तो थक हार के वो लोग पुलिस स्टेशन जाते हैं और वहाँ पे मिसिंग रिपोर्ट लिखवाते हैं। पुलिस इमीडिएट एक्शन लेती है और हर जगह पूछताछ शुरू करती है। इत्तेफाक से पुलिस एक ऐसे घर में पहुंचती है जो घर उन लड़कों में से भी था जिसने जुनको का अपहरण किया था। मियानो ये सुनकर घबरा जाता है और सोचता है कि पुलिस अगर इसी तरह से जुनको को ढूंढती रही तो शायद उसका पर्दाफाश हो जाएगा और उसको जेल हो जाएगी। इसलिए वो जुनको को फिर से धमकाता है और बोलता है कि अपने फैमिली वालों को कॉल करो और बोलो कि तुम अपनी मर्जी से घर छोड़कर भागी हो। जुनको वैसा ही करती है जैसा मियानो उसको करने के लिए बोलता है। अब पुलिस भी ठंडी पड़ चुकी है और सारी बात आई गई हो जाती है। अभी तक केवल मिनाटो, मियानो, ओगुरा और बचनाबे ये 4 दोस्त जो होते हैं यही जुनको का सामूहिक बलात्कार करते हैं। 28 नवंबर 1988 का दिन आता है और इस दिन से मियानो के अन्य दोस्त और याकुजा मेंबर्स का आना शुरू होता है। नाकामुरा, इहारा और याकुजा के जो अदर मेंबर्स हैं वो जुनको के साथ सामूहिक बलात्कार करते हैं। यहाँ से शुरू होता है जुनको के ऊपर एक दर्दनाक जुल्म। मियानो क्या करता है कि जुनको के को सबसे पहले वो साफ करता है, से वहाँ पे जलाता है। उसे जबरदस्ती बिना कपड़ों के नाचने को मजबूर किया जाता है। खुद को गलत तरीके से छूना यानी कि जिसको बोलते हैं वो करने के लिए कहा जाता है और आधी रात को बदली ठंडी स्थिति में बिना कपड़ों के बालकनी में सोने के लिए मजबूर किया जाता है। उसके बॉडी के में जलते हुए बल्ब, रॉड्स, बॉटल, बैट स्टिक, कैची और ना जाने क्या क्या डाला जाता। उसके लेफ्ट कुछ हिस्से को काट दिया गया। उसको जमीन पर सीधा लेटने को बोलते और जो डंबल्स होते हैं उसको ऊपर ऊंचाई से उसके पेट पे रौंदा जाता। उसकी दोनों आंखों पर जलती हुई मोमबत्ती रख दी जाती और वो तब तक रखी जाती जब तक कि वो बुझ ना जाए और उसका जो वैक्स है वो उसकी आंखों में घुस ना जाए। लाइटर और सिगरेट से उसकी आंखों की पलकों को जला दिया जाता। कई बार उसको छत की कुंडी से टांगते और एक जो एक्सरसाइज करने वाला बैग होता है जिससे आप एक्सरसाइज करते हैं और जितने भी मेंबर्स हैं याकुजा के और उसके जो मियानो के दोस्त हैं, मिनाटो, मियानो, ओगुरा, नाकामुरा, ये सारे लोग मिलकर उसको एक पंचिंग बैग की तरह यूज करते। उससे मुक्के मारते और तब तक मुक्के मारते जब तक वो निढाल नहीं हो जाता। दिसंबर के बाकी दिनों में उसका शोषण और भी ज्यादा बढ़ गया। खाना लगभग बंद कर दिया गया था। खाने के लिए उसको तिलचट्टे यानी कि जो कॉकरोचेस होते हैं वो खाने के लिए दिया जाता। उसको उसकी ही यूरिन को पीने के लिए मजबूर किया जाता। पानी इतना ज्यादा दिया जाता कि वो उसको सहन ना कर पाए। उसके शरीर का कोई हिस्सा, कोई अंग नहीं बचा था जो लहूलुहान ना हो, जो जख्मी ना हो। पैर से लेकर हाथ तक, आंख, नाक, कान, मुंह, हाथ, पैर, पेट
या सब कुछ चल गए थे। उसका चेहरा सूज गया था मुक्कों के कारण। कुछ वक्त के बाद वो अपना होश खो बैठी थी कि उसको ये भी समझ नहीं आ रहा था कि कौन उसके साथ क्या कर रहा है। वो जो भी बोलते बिना सोचे समझे वो वही करती। शायद उसको अब एहसास नहीं था कि उसके साथ क्या हो रहा है। उसकी दिमागी हालत अब शायद ठीक नहीं थी। इसके बावजूद भी उन हैवानों ने उसको छोड़ा नहीं और शोषण जारी रखा और ये सिलसिला 44 दिनों तक लगातार चलता रहा। कमजोरी की वजह से वो सिर्फ अब कमरे की फर्श तक ही सीमित रह गई थी। लगातार शोषण होने के कारण उसका चेहरा बुरी तरह से सूज चुका था और उसके जख्मों से अब बदबू आ रही थी। इस वक्त वो एक जिंदा लाश से बढ़कर और कुछ भी नहीं। करीब 100 लोगों ने अलग अलग वक्त में 500 से ज्यादा बार उसके साथ बलात्कार किया था। आप सोच भी नहीं सकते कि एक दिन में 24 बार उसके साथ बलात्कार हुआ है। मियानो जुनको के पास आता है अपना कोई गुस्सा निकालने के लिए। वो एक जापानी गेम में हार जाता है बुरी तरह से। यहाँ से एक और जुनको के ऊपर जुल्मों की इंतहा शुरू होती है। फुरुता पे वो जोर से लात मारता है और जुनको फुरुता एक स्टीरियो यूनिट पे गिर जाती है और गिरते ही उसकी पूरी बॉडी लहूलुहान हो जाती है। जुनको को पीटने के लिए वो लोग नए नए तरीके अपनाते हैं ताकि उनके हाथ खूनों से लथपथ गंदे ना हो जाए, तो वो पॉलीथिन अपने हाथों में लपेटते हैं, जुनको को उसी पंचिंग बैग की तरह मारते हैं, जबकि जुनको अभी खून से लथपथ पड़ी हुई है जमीन पे। उसको उठाते हैं, उसको टांगते हैं, उसको पंचिंग बैग की तरह फिर से इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन इस वक्त सिर्फ 2 या 3 लोग नहीं मारते। जितने भी लोग वहाँ पे मौजूद होते हैं वो सारे लोग बारी बारी पंचिंग बैग की तरह उसको इस्तेमाल करते हैं। जुल्म करने के बाद, इतना मारने के बाद एक लाइटर लेता है, उसका फ्लूइड जो होता है वो जुनको की बॉडी के ऊपर धीरे धीरे करके डालता है और उस पे वो आग लगा देता है। इत्तेफाक से क्या होता है कि जो लाइटर का फ्लूइड होता है वो ज्यादा गिर जाता है और ये मियानो को खबर नहीं होती इस बात की और वो जला देता है। जला के वो उस रूम से सारे दोस्त बाहर निकल जाते हैं। पर चूंकि लाइटर का फ्लूइड जो होता है या पेट्रोल जो पदार्थ होता है वो भारी मात्रा में डल जाता है, तो जुनको पूरी तरह झुलस जाती है। वो उस आग को बुझाने की काफी कोशिश करती है पर उसमें वो असफल होती है। ये हमला लगभग 2 घंटे तक चलता रहता है और आखिरकार जुनको फुरुता की मौत हो जाती है। अब क्योंकि वो लोग डर जाते हैं, क्योंकि उनके हाथों से एक हत्या हो जाती है, तो वो लोग क्या करते हैं, जुनको की बॉडी को एक कंबल में लपेटते हैं और लपेटने के बाद उसको एक ड्रम में डाल देते हैं। उस ड्रम में डालने के बाद जुनको की बॉडी को एक जो सीमेंट होता है, गीला सीमेंट, उससे बंद कर देते हैं और एक तरह से जुनको की बॉडी सीमेंटेड हो जाती है। 5 जनवरी रात के 8 बजे करीब एक ट्रक ले जाते हैं और जो जुनको की लाश जो एक ड्रम में रहती है उस ड्रम को उठाते हैं, ट्रक में भरते हैं और टोक्यो का एक कोचो इलाका है, वाकासो आइलैंड, तो वहां पे कंस्ट्रक्शन साइट पे डंप कर देते हैं। जुनको फुरुता का मासूम शरीर एक कंक्रीट में दफन हो जाता है। तो जुनको की लाश को ठिकाने लगाने के 20 दिन बाद पुलिस मियानो और ओगुरा को एक 19 वर्षीय लड़की जिसका उन्होंने सामूहिक बलात्कार किया था उसके जुल्म में गिरफ्तार कर लेती है। और ये जो बलात्कार का अंजाम है वो उन्होंने दिसंबर के आखिरी दिनों में दिया था। जांच के दौरान पुलिस मियानो से कुछ और पूछताछ करती है और एक अंधा तीर मारती है और उसे बोलती है कि हमें पता है कि तुमने और भी क्राइम्स किए हैं, तो जो भी क्राइम्स तुमने किए वो हमें सच से बता दो। तो मियानो को ऐसा लगता है कि ओगुरा ने शायद जुनको के बारे में सब कुछ बता दिया है कि हमने जुनको के साथ क्या किया और उसके लाश को कहाँ ठिकाने लगाया है। अपने जुल्म को वो एक्सेप्ट करता है और पुलिस को बता देता है कि हाँ, मैंने एक और हत्या की है और मैं बताता हूँ कि वो लाश मैंने कहाँ छुपाई है। तो इस डर से कि ओबरा ने पुलिस को सारी सच्चाई बता चुकी है जुनको के बारे में, तो वो भी अपना मुंह खोल देता है और पुलिस को सब कुछ सच सच बता देता है। मियानो खुद पुलिस को उस जगह ले जाता है जहाँ पे जुनको की बॉडी को उसने डंप किया था। पुलिस इस कंफेशन से बहुत हैरान रहती है क्योंकि पुलिस किसी और क्राइम के बारे में उसे पूछताछ कर रही थी, जबकि मियानो को गलतफहमी होती है कि ओगुरा ने जुनको के बारे में सारी चीजें बता दी हैं। तो इस तरह से जुनको की कहानी पूरी जापान में पता चलती है। जुनको के बारे में सबको पता चलता है कि जुनको के साथ क्या वो दर्दनाक चीजें उसने 44 दिनों तक झेली और 29 मार्च को
जुनको की बॉडी को बरामद किया जाता है और उसकी बॉडी की हालत इस तरह नहीं होती कि उसको देख के पहचान जाए कि ये जुनको की बॉडी है। उसके फिंगरप्रिंट्स से उसके बारे में जानकारी मिलती है कि ये बॉडी जुनको फुरुता की ही है। तो उसकी पहचान जो होती है वो फिंगरप्रिंट्स के जरिए की जाती है। और इसके बाद मिनाटो, वतनाबे, नाकामुरा, मिनाटो का भाई और ओगुरा, इन सबको एक साथ गिरफ्तार कर लिया जाता है। इतना भयावह क्राइम करने वाले, इस दुष्कर्म को अंजाम देने वाले जो सारे लोग थे वो नाबालिग थे, यानी कि उनकी उम्र 17 और 18 साल के बीच थी। तो जुवेनाइल एक्ट के तहत इनके ऊपर बालिगों की तरह कार्रवाई नहीं की जा सकती थी। सुप्रीम कोर्ट और जुवेनाइल एक्ट के तहत ये बोला गया था कि इन अपराधियों की जो जानकारी है या जो पहचान है इसको हम डिस्क्लोज नहीं कर सकते, इसको सार्वजनिक नहीं कर सकते। पर जापान की एक मशहूर मैगजीन जिसका नाम था शुकान बुनशुन, तो उनके जो एडिटर्स थे उन्होंने उसकी पहचान सार्वजनिक कर दी और उनका कहना था कि इतने भयावह अपराध को अंजाम देने वाले चाहे बालिग हो चाहे नाबालिग हो, उनको कोई भी अधिकार नहीं बनता कि वो गुमनाम होके जिए। इनके एडिटर्स क्या करते हैं कि उनकी पहचान को सार्वजनिक कर देते हैं। पूरे जापान में उनकी शक्लों को पहचान लिया जाता है, उनके नामों को पहचान लिया जाता है। और ये बिल्कुल उसी तरह होता है जिस तरह हमारे भारत में 2012 में निर्भया केस के दौरान हुआ था। आप जानते हैं कि निर्भया केस में एक ऐसा अपराधी भी था जो नाबालिग था, पर हमारे देश में भी वही हुआ जो जापान में हुआ। उसके चेहरे को, उसके अस्तित्व को सार्वजनिक कर दिया गया क्योंकि उसको कोई अधिकार ही नहीं था एक गुमनाम तरीके से जीने का, क्योंकि उसका अपराध ही इतना घिनौना था, इतना बड़ा था, शायद वो माफी के लायक नहीं था। जुलाई 1990 में चारों अपराधियों को दोषी करार देते हुए जुनको फुरुता के अपहरण, बलात्कार, हत्या, हमला और लाश को ठिकाने लगाने के जुर्म में सजा सुनाई गई। उन सभी ने हाईकोर्ट में एक अपील की कि उनकी सजा को कम कर दिया जाए, पर उस वक्त जज एक महिला थी तो उन्होंने उनकी सजा कम करने के बजाय उनकी सजा को बढ़ा दिया। मियानो को 17 साल की सजा हुई थी तो उसकी सजा को 3 साल और बढ़ा दिया गया और उसकी सजा कर दी गई 20 साल। यह जापान की सबसे बड़ी तयशुदा सजा होती है जो आजीवन कारावास से कम है। हालांकि प्रोसिक्यूशन चाहता था कि मियानो को कम से कम उम्र कैद को और ज्यादा से ज्यादा फांसी की सजा हो। मियानो 2009 में अपनी पूरी सजा काटने के बाद जेल से बाहर आ जाता है और अपना नाम मियानो से बदलकर योकोयामा रख लेता है। ओगुरा, जिसको 10 साल की सजा हुई थी, वो भी 1999 में जेल से बाहर आ जाता है और अपना नाम ओगुरा से बदलकर कामिसाकु रख लेता है। मिनाटो को 7 साल की सजा हुई होती है तो वो भी 1998 में बाहर आ जाता है और एक आईटी कंपनी में जॉब शुरू कर देता है। मिनाटो को भी 7 साल की सजा हुई थी और वो भी 1998 में बाहर आ जाता है। सबसे दर्दनाक बात ये होती है कि जुनको फुरुता हमारे देश में रहती और उसकी जिंदगी महज 17 साल में छीन ली जाती है, लेकिन उसके साथ हैवानियत करने वाले वो सारे अपराधी आज आजाद घूम रहे हैं। किसी ने अपना नाम बदल लिया है, कोई शादी करके नई जिंदगी शुरू कर चुका है, कोई वापस याकुजा गैंग में शामिल हो चुका है एक नए क्राइम को अंजाम देने के लिए। यानी 44 दिन तक जिन लोगों ने जुनको फुरुता को नरक जीने के लिए मजबूर किया, वो खुली हवा में सांस ले रहे हैं, उनकी सांसें अभी तक चल रही हैं, वो खा पी रहे हैं, वो एक नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं हमारी तरह। और जुनको, वो 17 साल की मासूम बच्ची जिसकी कब्र पर केवल खामोशी है और उसके अलावा कुछ भी नहीं। क्या आपको लगता है कि ये एक इंसाफ हुआ है उसके साथ, या फिर जुनको के लिए न्याय अभी भी अधूरा है?